नमस्ते बच्चों, मैं दुर्गादास बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत। हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत। हेनरी फ्योल के बारे में हम पहले उनका जीवन परिचय पढ़ चुके हैं। ये एक प्रबंध शास्त्री थे। इन्होंने जो सिद्धांत दिए वो आज हम पढ़ रहे हैं। फ्योल ने प्रबंध के सिद्धांत दिए हैं। हेनरी फ्योल ने कुल 14 प्रबंध के सिद्धांत दिए हैं। ये सिद्धांत क्लासिकल विचारधारा पर आधारित है। ये सिद्धांत क्लासिकल विचारधारा पर आधारित है। इन सिद्धांतों को प्रशासनिक सिद्धांत भी कहते हैं। इन सिद्धांतों को प्रशासनिक सिद्धांत भी कहते हैं। तो पहला सिद्धांत हेनरी फ्योल ने जो पहला सिद्धांत दिया है वो है कार्य विभाजन का सिद्धांत। कार्य विभाजन का सिद्धांत। सबसे पहला जो सिद्धांत है वो कार्य विभाजन का सिद्धांत। हेनरी फ्योल ने कहा कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटना। कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना। हेनरी फ्योल कहते हैं कि कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट लीजिए। इससे विशिष्टीकरण को बल मिलता है। इससे विशिष्टीकरण को बल मिलता है। विशिष्टीकरण। कार्य विभाजन करते समय कर्मचारी को जो कार्य आता है वही कार्य उनको सौंपना। कर्मचारी जिस कार्य में विशिष्ट है, विशेषज्ञ है, वही कार्य उनको सौंपना, ये कार्य विभाजन का सिद्धांत कहलाता है। दूसरा सिद्धांत आता है अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत। अधिकार और उत्तरदायित्व। अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत। अधिकार और उत्तरदायित्व में समानता हो। अधिकार और उत्तरदायित्व में समानता हो। अधिकार और उत्तरदायित्व में समानता हो और कर्मचारी को पक्ष रखने का अधिकार हो। कर्मचारी को अपनी बात रखने का, अपनी बात
या पक्ष रखने का अधिकार हो। वैसे अधिकार हमेशा अधिकारी के पास होते हैं और उत्तरदायित्व भी अधिकारियों का होता है। अधिकार और उत्तरदायित्व में समानता हो, कर्मचारी अपनी बात या पक्ष रखने का अधिकार हो। तीसरा सिद्धांत आता है अनुशासन। अनुशासन अनुशासन का मतलब नियम और शर्तों का पालन करना। संस्था के नियमों और शर्तों का पालन करना। संस्था के नियमों और शर्तों का पालन करना अनुशासन है। अनु यानी पीछे, शासन यानी जो अधिकारी है उनकी बातों को और नियमों को ध्यान में रखना, नियमों और शर्तों का पालन करना। अनुशासन बहुत ही आवश्यक है। अनुशासन करने से कार्य अच्छा होता है। अनुशासन समझौते संतोषजनक हो। एक यहाँ बात है, समझौते संतोषजनक हो। अधिकारी और कर्मचारी के बीच में जो समझौते होते हैं वो संतोषजनक होने चाहिए, जिससे अनुशासन को बल मिलता है। अनुशासन को बल मिलता है या संस्था में अनुशासन बना रहता है। यदि समझौते संतोषजनक नहीं है तो संस्था में अनुशासन नहीं होगा। समझौते क्या होते हैं? अधिकारी और कर्मचारी की बातें, अधिकारी और कर्मचारी के बीच में वार्ता, दोनों के समझौते संतोषजनक होते हैं तो अनुशासन को बल मिलता है। अगला सिद्धांत आता है आदेश की एकता। आदेश की एकता, इसमें कहा है कि कर्मचारी का एक ही अधिकारी से आदेश मिले या आदेश प्राप्त हो। कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त हो, यानी एक कर्मचारी का एक ही अधिकारी होना चाहिए। अनेक अधिकारियों से यदि आदेश कर्मचारी को मिलते हैं तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अलग अलग अधिकारी से आदेश प्राप्त होने पर, अलग अलग अधिकारी से आदेश प्राप्त होने पर आदेश की प्रभु सत्ता कम हो जाती है। आदेश की प्रभु सत्ता कम हो जाती है। आदेश की प्रभु सत्ता कम हो जाती है, इसलिए कहते हैं कि कर्मचारी को एक अधिकारी से आदेश प्राप्त हो। निर्देश की एकता। निर्देश की एकता, दो विभागों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं हो। दो विभागों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं हो।
यानी एक विभाग दूसरे विभाग में जाकर कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करें। दोनों विभागों के लिए निर्देश बराबर है, दोनों विभागों के लिए निर्देश बराबर होते हैं। सभी इकाइयों के कार्यों का विभेदीकरण स्पष्ट हो, सभी इकाइयों के कार्यों का विभेदीकरण स्पष्ट हो, विभेदीकरण स्पष्ट हो। जितनी भी इकाइयां हैं उन कार्यों को स्पष्ट रूप से निर्देश देकर समझा देना चाहिए, इसलिए इसको हम निर्देश की एकता कहते हैं। सामूहिक हितों के लिए, सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हित का समर्पण सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हित का समर्पण कर देना, अपना खुद का हित छोड़ देना। जहाँ पर बहुत जनों का हित हो, सार्वजनिक हित हो, सामूहिक हित हो, मान लीजिए 10 कर्मचारियों का हित है तो अधिकारी अपना हित समर्पित कर देता है, अपना हित छोड़ देता है। क्या करता है कर्मचारी, 10 कर्मचारियों के लिए कोई बात होती है, वो सामूहिक हित है, इसलिए अधिकारी अपना व्यक्तिगत हित छोड़ देता है। सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखना, सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखना, सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखना, व्यक्ति विशेष का हित छोड़ देना, व्यक्ति विशेष का हित का त्याग करना। सामूहिक हितों के लिए अपना खुद का हित छोड़ देना। अधिकतर अधिकारी ऐसा करते हैं, जहाँ पर बहुत सारे कर्मचारियों की बात होती है वहाँ पर अधिकारी अपना व्यक्तिगत हित का समर्पण कर देते हैं या अपना व्यक्तिगत हित का त्याग कर देते हैं। सातवां सिद्धांत आता है कर्मचारियों को प्रतिफल। कर्मचारियों को प्रतिफल, कर्मचारियों को पारिश्रमिक, कर्मचारियों का वेतन, प्रतिफल। कर्मचारियों को प्रतिफल इतना मिलना चाहिए कि उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो। कर्मचारी की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हो सके। कर्मचारी की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो जाए, इतना उनको पारिश्रमिक मिलना चाहिए। पारिश्रमिक न्यायोचित हो, पारिश्रमिक न्यायोचित हो। यदि पारिश्रमिक न्यायोचित है तो कर्मचारी भी ये मान लेता है कि भाई मेरे को जो पारिश्रमिक या वेतन मिल रहा है वो उससे मैं संतुष्ट हूँ, कार्य के अनुसार मेरे को वेतन सही मिल रहा है, वो होता है पारिश्रमिक न्यायोचित। जीवन स्तर और परिस्थितियों के अनुकूल पारिश्रमिक हो। परिस्थितियों के अनुकूल पारिश्रमिक हो।
जीवन स्तर के अनुसार पारिश्रमिक हो और परिस्थितियों के अनुकूल पारिश्रमिक हो। संस्था की जो परिस्थितियां हैं, संगठन की जो स्थिति है या परिस्थितियां हैं, उनके अनुसार पारिश्रमिक तय हो। ये बात होती है कर्मचारियों के प्रतिफल की। केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण सेंट्रलाइज और विकेंद्रीयकरण डिसेंट्रलाइजेशन। केंद्रीयकरण क्या होता है? यदि अधिकार और सत्ता किसी एक ही अधिकारी के पास हो, अधिकार और सत्ता किसी एक ही अधिकारी के पास हो, वो केंद्रीयकरण कहलाता है। और विकेंद्रीयकरण इसका बिल्कुल विपरीत है। अधिकार और सत्ता अनेक अधिकारियों के पास हो, अधिकार और सत्ता अनेक अधिकारियों के पास हो, वो विकेंद्रीयकरण कहलाता है। बड़े जो संगठन होते हैं वहाँ पर विकेंद्रीयकरण होता है। बड़े संगठनों में विकेंद्रीयकरण होता है। यदि संगठन देश स्तर तक फैला हुआ हो या विश्व स्तर तक फैला हुआ हो, वहाँ विकेंद्रीयकरण होता है, क्योंकि अलग अलग अधिकारियों को अधिकार देने पड़ेंगे। क्योंकि दूसरे जो उच्चाधिकारी होते हैं वो बहुत दूर कार्यालय में अपना काम करते हैं, इसलिए बड़े संगठनों में विकेंद्रीयकरण जरूरी है। बड़े संगठनों में विकेंद्रीयकरण का अर्थ वापस बता देता हूँ। अधिकार और सत्ता अनेक अधिकारियों के पास हो, वो विकेंद्रीयकरण होता है। छोटे संगठनों में केंद्रीयकरण होता है। मान लीजिए एक संगठन है जो केवल एक शहर तक ही है, वहाँ पर केंद्रीयकरण होता है, क्योंकि एक ही अधिकारी के पास अधिकार और उत्तरदायित्व सत्ता होती है। सोपान श्रृंखला। सोपान श्रृंखला, पदों की श्रृंखला। ये जो पद होते हैं, अधिकारियों के पद, कर्मचारियों के पद, जिस पद पर वो काम करता है, वो पदों की एक श्रृंखला होती है। उच्च पद से निम्न पद तक उच्चाधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी। उच्च पद से निम्न पद तक उच्चाधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी की अधिकार रेखा को सोपान श्रृंखला कहते हैं। उच्च अधिकारी के पास में भी अधिकार होते हैं, अधिकार रेखा होती है। अधीनस्थ अधिकारी के पास में भी अधिकार, इन सब का अधिकार अलग अलग है, इसलिए इनको हम सोपान श्रृंखला कहते हैं। ये पदों की श्रृंखला है। क्या है? पदों की श्रृंखला। दसवां सिद्धांत आता है व्यवस्था। वस्तु और व्यक्ति के लिए स्थान
निश्चित करना, निश्चित करना। वस्तु और व्यक्ति के लिए स्थान निश्चित करना, उचित स्थान। व्यक्ति भी उचित स्थान पर हो, हमेशा जिस स्थान पर काम करता है उसी स्थान पर उसकी उपस्थिति हो। वस्तु जिस स्थान पर रखी है वो स्थान वस्तु के लिए उपयुक्त हो, हमेशा उसी स्थान पर वस्तु होनी चाहिए। यदि कोई वस्तु दूसरा कर्मचारी ले जाता है तो वापस ये कर्मचारी का कर्तव्य बनता है कि मैं उस वस्तु को वहीं पर रखूं जहाँ से मैंने ली है। तो ये होती है व्यवस्था, वस्तु और व्यक्ति का स्थान निश्चित करना। 11वां बिंदु आता है कर्मचारी का स्थायित्व। कर्मचारी का स्थायित्व। कर्मचारी का स्थायित्व का मतलब कर्मचारी को ज़्यादा समय तक या लंबे समय तक कार्य करवाना है। कर्मचारी स्थायी रूप से यहाँ कार्य करे तो इसके लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला है कर्मचारी का चयन सावधानी पूर्वक हो। कर्मचारी का चयन सावधानी पूर्वक हो। जब हम कर्मचारी का चयन करेंगे तो कर्मचारी उपयुक्त होना चाहिए। अनुपयुक्त कर्मचारी को जब हम लेंगे तो कर्मचारी का स्थायित्व नहीं रहेगा, कर्मचारी को बीच में से हटाना पड़ सकता है। कर्मचारी का चयन सावधानी पूर्वक हो और चयन करते समय योग्यता का भी ध्यान रखना चाहिए। योग्यता का भी ध्यान रखना चाहिए। जिस काम के लिए हम कर्मचारी को रख रहे हैं उससे संबंधित योग्यता होनी चाहिए। तो कर्मचारी का चयन बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। चयन करते समय समानता की नीति का पालन हो। समानता की नीति का पालन हो। सब जितने भी कर्मचारी आते हैं उन सब के साथ समानता की नीति का पालन हो, केवल योग्य कर्मचारी को ही लिया जाए। बिंदु नंबर 12 यानी 12वां सिद्धांत, पहल क्षमता। पहल क्षमता। संस्था में कई कर्मचारी बुद्धिमान होते हैं, उनके सुझाव कई बार संस्था के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। वो कर्मचारी में पहल क्षमता होती है। बुद्धिमान कर्मचारी में पहल क्षमता होती है। इनके सुझाव बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इनके सुझाव संस्था के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इनके सुझाव संस्था के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। रचनात्मकता होती है। रचनात्मकता होती है। कर्मचारी में रचनात्मकता का गुण होता है तो होती है पहल क्षमता। बिंदु नंबर 13 पढ़ते हैं, सहयोग की भावना। सहयोग की भावना। बिंदु नंबर 13, सहयोग करना, एकता और सहयोग को बढ़ावा देना। एकता और
सहयोग को बढ़ावा देना। कर्मचारी एक दूसरे के प्रति सहयोग करे, अधिकारी कर्मचारी का सहयोग करे, कर्मचारी अधिकारी का सहयोग करे। सामूहिक उद्देश्य प्राप्त करना, सहयोग से सामूहिक उद्देश्य प्राप्त होते हैं। सहयोग से सामूहिक उद्देश्य प्राप्त होते हैं। सहयोग करने से सामूहिक उद्देश्य प्राप्त हो जाते हैं। बच्चों हम पढ़ रहे हैं फेहोल ने जो प्रशासनिक कुल 1400 सिद्धांत दिए हैं उनका वर्णन। बिंदु नंबर, ये अंतिम सिद्धांत आता है समता। क्या आता है? समता, समानता। समता का मतलब समानता, इक्वल, निष्पक्ष और भेदभाव रहित वातावरण होना चाहिए। समानता के कारण संगठन में निष्पक्ष और भेदभाव रहित वातावरण होता है। अधिकारी सब कर्मचारी को समान माने, किसी भी कर्मचारी का पक्ष नहीं ले। समानता के कारण इस संगठन में अच्छा वातावरण बना रहता है। तो बच्चों मैंने निपेवल के प्रबंध के 14 सिद्धांत बताए हैं, इनको नोटबुक में लिखना। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। नमस्ते बच्चों, मैं दुर्गादास बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय कत्रीपुरा नागौर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वैदिक गणित के आधार अध्ययन में हमने एकाधिकेन पूर्वेन और एक न्यूनेन पूर्वेन के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं एकाधिकेन पूर्वेन द्वारा योग। एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा योग करना। एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा योग करना। एकाधिकेन पूर्वेण, एकाधिक, एक अधिक, एकाधिक चिन्ह संख्या के ऊपर लगता है। तो अपन जोड़ करते हैं, योग करते हैं। मैंने बताया था इन दोनों अंकों में पर्याप्त दूरी हो, पर्याप्त जगह हो, बिंदु लगाना आसान रहता है। यदि दूरी नहीं रखोगे तो बिंदु नीचे लगेगा या ऊपर चला जाएगा, ये पता नहीं रहता। तो सबसे पहला इसका चरण पहला चरण, सबसे प्रथम चरण, दाईं ओर के 2 अंक है। ये दाईं ओर के, यानी ये भी इकाई है, ये भी इकाई का योग। दाईं ओर के
अंकों का योग, दाहिनी ओर के अंकों का योग 4 + 9 = 13। दाहिनी ओर के अंकों का योग 4 + 9 = 13। चरण सेकंड, जो 10 से अधिक है, या ऐसे समझ लीजिए कि 13 संख्या 10 से अधिक है। 13 संख्या 10 से अधिक है। 10 से अधिक है मतलब इसका मतलब हासिल है। हासिल 10 या 10 से ऊपर हो जाती है। संख्या 13 संख्या 10 से अधिक है, अतः यहाँ पर 3 लिखेंगे। अतः नीचे 3 लिखेंगे, नीचे 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर 10 से अधिक है, नीचे 3 लिखेंगे, तथा 9 के पूर्वेण 9 के पहले तथा 9 के पूर्वेण अंक 9 के पूर्वेण अंक 1 पर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। नौ के पूर्व अंक 1 पर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। एक अधिक का चिन्ह लगाया। ये जो एक अधिक है ना, ये एक हासिल होती है। जो 13 में जो एक हासिल है वो हमने एकाधिक चिन्ह के रूप में संख्या के ऊपर लगाई है। चरण नंबर 3। अब यहाँ पर 4 और 1 अधिक, 4 + 1 अधिक, 1 अधिक का मतलब 2, 1 का 1 अधिक 2, 4 + 2 = 6 संख्या यहाँ पर लिखेंगे। एक बराबर 1 + 1 = 2। 1 पर 1 अधिक यानी संख्या हो गई 2। 1 पर 1 अधिक, 1 अधिक 1 जोड़ने से आता है। एक दूसरी विधि और समझ लीजिए, जहाँ पर 3 संख्याओं की जोड़ हो, 3 संख्याओं का योग हो। इन अंकों के बीच में पर्याप्त दूरी रखें। एक लाइन की कॉपी में एक लाइन छोड़ दीजिए, उतनी दूरी रख लीजिए। 44, 57 और 43 का योग करना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन तीनों का साथ में योग नहीं करना है। चरण नंबर यानी पहले आपको क्या करना है, पहला कदम। चरण का मतलब, चरण पहला का मतलब पहला कदम, पहला कार्य। इन दोनों का योग करें। 4 + 7 = 11। 4 + 7 = 11। 11 संख्या 10 से अधिक है। 11 संख्या 10 से अधिक है। 7 के पूर्ण अंक, 7 के पूर्वेण अंक, 7 के पूर्वेण अंक 5 पर एकाधिक चिन्ह। यहाँ एकाधिक चिन्ह लगा दीजिए, एकाधिक चिन्ह लगाएंगे।
यहाँ पर एक संख्या बच गई है, एकाधिक चिन्ह एक लगा दिया इधर, यहाँ पर एक संख्या चरण नंबर 3, 7 और 4 11, 11 का एकाधिक चिन्ह इधर ले लिया, यहाँ एक रह गया, 1 और 3, 1 प्लस 3 बराबर 4, नीचे लिखेंगे। यहाँ पर 4 लिख दीजिए। अब यहाँ पर इन दोनों का, यहाँ पर 1 और 3 4 हो गए, यहाँ 10 से कम है, इसलिए एकाधिक चिन्ह नहीं लगेगा। 1 प्लस 3 4 नीचे लिखेंगे, 4 10 से कम है। चरण नंबर 4, 4 संख्या 10 से कम है, इसलिए एकाधिक चिन्ह नहीं लगाएंगे। एकाधिक चिन्ह नहीं लगाएंगे। यहाँ पर एकाधिक चिन्ह नहीं लगेगा। चरण नंबर 5, अब यहाँ पर संख्या 4 प्लस 5 का एक अधिक, 4 प्लस 5 का एक अधिक बराबर 4 प्लस 6, 10 होते हैं, 10 होते हैं। 4 और 5 का एक अधिक, 4 और 6 10 होते हैं। चरण नंबर 6, 10 संख्या 10 के बराबर है, 10 संख्या 10 संख्या 10 के बराबर है, इसलिए 5 के पूर्वेण अंक, 5 के पूर्वेण अंक, 5 का पूर्वेण अंक यहाँ कुछ नहीं है, तो 0 लगाकर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। 5 के पूर्वेण अंक 0 पर एकाधिक चिन्ह, 5 के पूर्वेण अंक 0 पर एकाधिक चिन्ह। यहाँ पर देखो इनका योग आ गया 10, 10 का एक अधिक इधर ले लिया, तो यहाँ 0 बच गया, 0 और 4 जोड़ेंगे। चरण नंबर 7, 0 प्लस 4, 0 प्लस 4 बराबर 4, नीचे लिखेंगे। 0 प्लस 4 बराबर नीचे लिखेंगे। चरण नंबर 8, 0 का एक अधिक, 0 का एकाधिक बराबर 1, नीचे लिखेंगे। 0 का एक अधिक बराबर 1, नीचे लिखेंगे। तो बच्चों इस को आप अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिखना। आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, सभी सुरक्षित घर पर रहना। धन्यवाद।